नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेब स्प्लाइसिस और फ्लैंज स्प्लाइसिस क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए 2ISWB 300 are spliced at a section. It is subjected to an axial compressive load of 300 kilonewton. Axial compressive load of 300 kilonewton, shear force 75 kilonewton, and bending moment 20 kilonewton meter. Shear force 75 kilonewton and bending moment 20 kilonewton meter. Assume column ends are machined. Assumed column ends are machined for the complete bearing. Design column splices. Given ISWB 300, thickness of web equal to 7.6 mm, thickness of flange 10.6 mm, width of flange 250 mm. तो हम लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास आपको कह रहा है कि एक कॉलम है, उस कॉलम सेक्शन को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या किए हैं, स्प्लाइस किए हुए हैं। उस कॉलम पे जो लोड लग रहा है देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक कॉलम स्प्लाइसिस का आपको डिज़ाइन करना है और आपके पास सेक्शन क्या है, सेक्शन है ISWB ना, ठीक है। द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन इज़ 300 और इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको डाटा मिला हुआ है, दैट इज़ थिकनेस ऑफ वेब, बात नहीं 7.6 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 mm, विड्थ ऑफ फ्लैंज 250 mm। इस कनेक्शन में आपका जो लोड लग रहा है, इस कॉलम में जो लोड लग रहा है आपका P, दैट इज़ 300 kilonewton। Bending moment is also there 20 kilonewton meter and shear force is given 75 kilonewton, ठीक है। These data are given and we have to find out the thickness of splices। तो देखिए हम लोग एक I सेक्शन है, इसको स्प्लाइस कर रहे हैं ना। मान लेते हैं हम लोग एक सेक्शन के बीच का पोर्शन को देख रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं हम लोग को कि स्प्लाइस करने का ज़रूरत है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर शियर फोर्स लगता है तो आपको वेब स्प्लाइसिस भी करने हैं, ठीक है। और अगर शियर फोर्स नहीं लगता तो वेब स्प्लाइसिस करना नहीं पड़ता हम लोग। तो पहले तो फ्लैंज स्प्लाइसिस आप करेंगे यहाँ, ठीक है। द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन इज़ 300 mm, दिस इज ISWB, है ना। यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमें नंबर ऑफ रिवेट्स पता नहीं है, मान लेते हैं हम एक ऐसे ही सिंबॉलिक नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। इधर भी नंबर ऑफ रिवेट्स इस तरह से लगा हुआ है, यानी रिवेटिंग किया हुआ है। और चूंकि शियर फोर्स है
सो हम लोगों को यहाँ पर वेब स्प्लाइसेस देना पड़ेगा। दिस इज वेब स्प्लाइस नहीं, एंड दिस इज फ्लैंज स्प्लाइस। इसका जो विड्थ है फ्लैंज का विड्थ जो है, आप अगर सामने से देखेंगे फ्रंट से, तो ये 250 है ना, 250 mm एज पर इन गिवन क्वेश्चन। तो आपका जो फ्लैंज स्प्लाइसिस होगा उसका भी विड्थ क्या होगा, 250 हम लोग इक्वल लेंगे। तो यही आपका हो जाएगा विड्थ ऑफ फ्लैंज, और यही आपका क्या हो गया, विड्थ ऑफ फ्लैंज स्प्लाइसिस, फ्लैंज स्प्लाइस। ठीक है। अब देखिए आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि एक लोड लग रहा है यहाँ पर P = 300 kN एंड देयर इज अ बेंडिंग मोमेंट आल्सो, दिस इज 20 kN, और एक शियर फोर्स भी यहाँ लग रहा है आपको 75 kN शियर फोर्स भी लग रहा है। इंड जो है आपका कॉलम का जो इंड है यहाँ पर, दिस इज मशीन्ड इंड का मतलब क्या होता है, स्मूथ इंड ना। अब जब स्मूथ इंड होगा तो हम लोग ये मानते हैं कि 100% आपका लोड जो है वो बेयरिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन स्प्लाइसिस का ज़रूरत आपको इसलिए है कि अगर स्प्लाइस नहीं लगाते हैं आप तो ये कॉलम अपने जगह पर नहीं रहेगा, पहला कारण। और दूसरा है कि इसका कनेक्शन का भी डिज़ाइन करना है, इसलिए आपको स्प्लाइस लगाना। यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे कि ये लोड जो है 100% बेयरिंग के माध्यम से नहीं जा रहा है, 50% ये बेयरिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा और 50% जो बचा हुआ लोड है वो स्प्लाइस और कनेक्शन के माध्यम से। ठीक है। तो फोर्स अगर हम लोग देखें, फोर्स ऑन ईच स्प्लाइस, देन दिस विल बी P/4। P/2 चला गया डायरेक्ट बेयरिंग से, और P/2 जो बचा वो दोनों मिल के यहाँ पर ले रहा है, सो P/4 आ गया। और बेंडिंग मोमेंट की वजह से M/H फोर्स यहाँ पर लगेगा। ठीक है। तो ये फोर्स हम लोग देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। दिस फोर्स इज 300/4 प्लस M कितना आपके पास 20 kN में है, तो H को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर बदल देते हैं, तो 0.3। सो दिस इज व्हाट, बताइए कितना आया फोर्स है। H ये ना आई सेक्शन का डेप्थ ना, हम लोग सामने से देख रहे हैं इसको, आई सेक्शन ऐसा ना हुआ, ठीक तो है। अब सामने से देखो तो ये नहीं दिखेगा, इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये पूरा है H 300 mm, सॉरी हाँ 300 ना, 300 mm। ठीक है। कितना आ गया, 141.66 kN ना। कोई डाउट, यहाँ पर ये फोर्स आ गया। अब इसका हमको थिकनेस पता करना है, विड्थ हमको फ्लेंज का फाइंड आउट नहीं करना है, समझ रहे ना। क्यों नहीं फाइंड आउट करना है, क्योंकि विड्थ फ्लेंज का वही हो जाएगा फ्लेंज स्प्लाइसिस का जो फ्लेंज का विड्थ है। तो अब थिकनेस निकालेंगे हम लोग, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज स्प्लाइसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा, इन कंप्रेशन, दिस इज B इंटू T इंटू सिग्मा AC। अगर हम लोग WSM में बना रहे हैं तो सिग्मा AC = 0.6 FY इन WSM, और LSM में बनाते हैं तो FY/1.1 इन LSM ना। ठीक है। अब यहाँ देखिए स्ट्रेंथ आपका, ये स्ट्रेंथ जो है इसको मैच करना चाहिए, तभी ना रह पाएगा। जो प्लेट का स्ट्रेंथ है उतना लोड लगना चाहिए। तो प्लेट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, आपका विड्थ पे और उसका थिकनेस पे करेगा ना। आप एरिया बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आपको थिकनेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि P/4 प्लस M/H ये लेस देन इक्वल टू B इंटू T इंटू सिग्मा AC है ना, या बराबर मैक्सिमम है। तो ये कितना आ गया आपका 141.66 इंटू 10⁻³ इक्वल टू B कितना है 250, T नहीं पता है, और सिग्मा AC क्या हो गया 0.6 इंटू 250 नहीं। तो यहाँ से T बताइए कितना है,
3.7 mm। ठीक है, अब देखिए थिकनेस, अब आपको फ्लैंज एस्प्लेसिस का थिकनेस मिल जा रहा है। ये जो फ्लैंज एस्प्लेसिस है इसका थिकनेस आपको मिल रहा है नहीं, ठीक है, ये टी मिल रहा है। कितना मिला यहाँ पर? 3.7 mm। बट 3.7 mm का कोई प्लेट नहीं आता है। 6 कम से कम आता है या फिर उससे ज़्यादा 8, 10 आप जा सकते हैं। मिनिमम थिकनेस जो किसी प्लेट का होता है वो होता है 6 mm, और आपको मिल कितना रहा है? 3.7 mm। तो आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, मिलेगा नहीं मार्केट में, आपको इससे ज़्यादा का प्रोवाइड करना है, राइट। तो आप कितना का प्रोवाइड करेंगे? 6 का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे टेक टी इक्वल टू 6 mm, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, ज़्यादा ले लें, ठीक है, 6 ठीक है ना। चलो अब ये आ गया आपको। अब आपके पास दूसरा क्या है? चूँकि यहाँ शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स लग रहा है तो उसके लिए वेब एस्प्लाइसिस का प्रोविज़न करते हैं। अब वेब एस्प्लाइसिस जो होगा ये वेब में लगेगा और दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा और उधर भी लगेगा, ठीक है ना। तो इसका लेंथ हम लोग यहाँ कुछ एज्यूम कर लें, लेंथ इक्वल टू 100 मान लें। ये 300 ओवरऑल है, इसका थिकनेस है कुछ थोड़ा माइनस हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग 100 मान लिए। ये आपके ऊपर है, आप जैसा एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन विद इन दिस होना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, फिर कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थिकनेस ऑफ वेब एस्प्लाइसिस निकालते हैं, थिकनेस ऑफ वेब एस्प्लाइसिस। तो ये किसकी वजह से लगाना पड़ रहा है? शियर फोर्स की वजह से लगाना पड़ रहा है। तो V बाई L इंटू टी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये आपको एक सामने भी लगाना और एक इसके पीछे भी लगाना है, तो 2 लगेगा ना 2। तो इसलिए यहाँ एरिया आपका दोनों एरिया मिल के ना इस शियर फोर्स को रेसिस्ट करेगा, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.4 Fy। शियर फोर्स ये होता है परमिशेबल, तो शियर फोर्स निकाल दिए। तो भी आपके पास कितना है? 75 किलो न्यूटन ना, बाई 2 इंटू एल हमने 100 मान लिया है, टी नहीं पता है हमको, दिस इज 0.4 इंटू 250। सो यहाँ से टी क्या आ जाएगा? इसका हम लोग लिख देते टी डब्ल्यू फॉर वेब एस्प्लाइसिस, टी एफ फॉर फ्लैंज एस्प्लाइसिस। वहाँ पे टी एफ लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर फ्लैंज एफ एस कर देते हैं, यहाँ डब्ल्यू एस कर देते हैं। बताइए कितना आया? 3.75 सेम आ गया क्या? 3.75 mm। तो इसको भी हम लोग मान लें 6 mm, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि हमको एक चीज़ का डिज़ाइन करना था, क्या? इसका थिकनेस फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? चूँकि ये कंप्रेशन मेंबर है, तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिवेट्स क्या होगा। कनेक्शन का डिज़ाइन करेंगे ना आप कि आखिर नंबर ऑफ रिवेट्स कितना लगाएं, अंदाज से 5-6 लगा देंगे, जो लोड ज़रूरत है उसके अनुसार लगाएंगे, है ना। तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन, डिजाइन ऑफ कनेक्शन पहला करते हैं फॉर फ्लैंज एस्प्लाइसिस, ठीक है, फॉर फ्लैंज एस्प्लाइसिस। अब इसमें 2 चीज़ लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P/4 और दूसरा क्या लग रहा है? मोमेंट भी लग रहा है। तो दोनों के लिए नंबर ऑफ रिवेट्स अलग अलग निकलेगा। तो हम लोग करते हैं पहला फॉर P/4 लोड, राइट। तो आपका नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ से क्या हो जाएगा? N1 मान लेते हैं, तो P/4/RV नहीं, अब आपके पास RV नहीं है क्या? तो RV इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम ऑफ PS और PV। अब यहाँ देखिए आप कि ये जो है आपका ये सिंगल शियर है ना, सिंगल शियर है ना। तो अब देखिए PS निकालिए आप, PS इक्वल टू P/4 इंटू D² इंटू FS ना। मान लीजिए लेट 5 बराबर 20 mm, ठीक है। तो D बराबर कितना हो गया? 20.5 mm, 21.5 mm। तो PS बराबर क्या हो गया? P/4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू 100, सो दिस इज 36.30 किलो न्यूटन। और आप PV निकालिए, PV इक्वल टू D इंटू T इंटू FB। अब यहाँ से D क्या हो गया? 21.5 T। अब देखिए इसका जो थिकनेस है इस फ्लैंज का वो है 10.6 mm, और आप जो एस्प्लाइसिस प्लेट लगा रहे हैं उसका थिकनेस क्या लिया आपने? 6 mm लिया है। तो आप मिनिमम थिकनेस वाला लेंगे ना, तो 6 इंटू 300 कितना आ गया? 38 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल सकते हैं।
Therefore number of rivets for load P/4, this is 75. P/4 मतलब 300/4, 75 by 36.30. ये कितना आ गया? 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 36 ना हुआ। रिवेट वैल्यू क्या हो गया? 36.30 ना, ठीक है। तो 3 नंबर्स ऑफ रिवेट हो गया, नहीं N1। अब आप नंबर ऑफ रिवेट्स किसके लिए निकालेंगे? फॉर मोमेंट, फॉर M, ठीक है। तो M के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिवेट्स बताइए? N2 बराबर 6M बाई RV P इंटू स्मॉल m, नंबर ऑफ रिवेट्स लाइन। 6M हो गया मोमेंट हो गया, रिवेट वैल्यू हो गया, पिच हो गया मिनिमम, और ये हो गया नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ मान लें हम लोग 2 नंबर ऑफ लाइन्स मान लें। क्यों 2 नंबर ऑफ लाइन्स माने? क्योंकि वह फ्लेंज ऐसा लगा हुआ है। अब कहाँ पर लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। 2 लगेगा तो अच्छा ना स्ट्रेंथ मिलेगा। तो ये लगा दिया हम लोग 2। अब देखिए 6 मोमेंट कितना है? 20 इंटू 6। RV कितना है आपके पास? 36.30 इंटू 10³ पिच वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू नॉमिनल है ना, और नंबर ऑफ रिवेट्स नंबर ऑफ रिवेट लाइन्स 2 मान लिए हैं। कितना हो गया? फाइव 5.74 मीन्स आपका हो गया ये 6 नंबर्स ना। तो देखिए इस तरह से आपका रिवेट्स लगेगा। ये जॉइंट है यहाँ। टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स हो गया N1 प्लस N2 मतलब 8 नंबर्स ना। 9 नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ जी? नहीं हट रहा ना, हटा दिए 9। आप 2 लाइन में लिए थे ना, 2 लाइन्स प्रोवाइड किया था ना, तो दोनों लाइन में आपको 9 रिवेट्स लगाने। फिर नीचे भी वही लगेगा क्योंकि सेक्शन वैसा ही है। ये बट जॉइंट जैसा है ना, सिंगल कवर बट जॉइंट जैसा। तो फिर यहाँ आपका 9 लगेगा और इधर आपका 9 लगेगा। ये आपका फ्लेंज का रिवेट्स हो गया। लेकिन अब आपको बेब का भी तो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ रिवेट्स। तो नंबर ऑफ रिवेट्स फॉर बेब्स, नंबर ऑफ रिवेट्स फॉर बेब क्या हो जाएगा? F/RV। यहाँ पर शेयर फोर्स कितना लग रहा है? 75। अब RV क्या होगा, है ना। अब RV आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो RV इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ PS और PB। अब PS देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब डबल शियर है क्योंकि एक प्लेट सामने से लगा हुआ है, बीच में आई का अपना आई सेक्शन का बेब है, और उसके पीछे एक प्लेट और लगा हुआ है। तो अब 2 ना हो गया शियर प्लेन। तो आपका नंबर ऑफ यहाँ लाइन क्या हो जाएगा? क्या 2 इंटू π/4 इंटू D² इंटू FS। डाया हम लोग वही रखेंगे 20 mm। तो आपको ये जो है उसका डबल हो जाएगा 72.6 किलो न्यूटन। अब PB जब निकालेंगे आप तो यहाँ लिखेंगे क्या? D इंटू T इंटू FB। चूँकि थिकनेस इसका जो है बेब का थिकनेस जो है 7.6 है और हम लोग 6 ही लिए हैं, तो ये वही रह जाएगा। D कितना हो जाएगा आपका? 21.5 इंटू T आपका हो गया 6 इंटू 300। सो दिस इज 38.7 किलो न्यूटन। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ रिवेट्स आप निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ रिवेट्स N इक्वल टू 75 बाय मिनिमम आपका रिवेट वैल्यू हो गया 38.7। सो दिस इज इक्वल टू 2 नंबर्स। तो आप इस तरह से लगा लीजिए 1 2 1 2, ठीक है। बट जॉइंट जो होता है उसमें अलग अलग के लिए निकलता है ना, पूरा नहीं निकलता है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, समझ गए आप? ठीक है।